निकाल लिए क्या आपने? अब देखो एक बात हाय आकाश, हाय आयुष, आयुष गुड भी इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आकाश तो मेरे को याद आ रहा है ना? अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आप लोग जो नोट्स बनाएंगे वो बिल्कुल न्यू मतलब नोटबुक लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल वाली नोटबुक में ही नीट के नोट्स बना रहे हैं। स्कूल वाला तो देखो अलग है, अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे हमारा फोकस रहेगा। तो आपको उसकी नोटबुक अलग बनानी है, फिजिकल केमिस्ट्री की अलग बनानी है, ऑर्गेनिक की अलग बनानी है और इनऑर्गेनिक की अलग बनानी है। समझ में आ गया पहली चीज? और धीरे धीरे मैं आपको फिर गाइड करते हुए चलूंगी। अभी एक दिन कहोगे मैम आपने तो सारा कुछ आज ही बता दिया। ठीक है, बस ये बोलूं कि नोट्स आप डिफरेंट नोटबुक में जो है अपनी सेपरेट नोटबुक बनाओ और उसमें आपके नोट्स होने चाहिए बहुत ही प्यारे। अगर आपको क्लास के, वैसे तो मैं कहूंगी कि क्लास के साथ साथ नोट्स बना लो, बट इनकेस थोड़ा बहुत मिस हो जाता है तो वो आप नोट से कवर कर लेना। ठीक है बेटा, चलो। तो बेसिकली आज हमारा कंडक्टेंस वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। गैल्वेनिक सेल तक मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, वो आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना। एंड कोई भी डाउट आता है तो तुम पूछ सकते हो मुझसे कुछ भी। ठीक है, तो कंडक्टेंस वाला टॉपिक ऐसा है कि ज्यादा रिलेट नहीं कर रहा है गैल्वेनिक सेल से, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है ताकि तुम्हें पहली क्लास से, फर्स्ट क्लास से चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है मेरा बेटा? तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि आपको कंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट समझना है ना? कुछ कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं कंडक्टेंस को, मैं ये होता क्या है वो भी बताऊंगी, और इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है जी, चलो। और बेटा अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो ये चैप्टर का वेटेज पूरे कंप्लीट चैप्टर का वेटेज है, ये टॉपिक वाइज वेटेज नहीं लगाया मैंने। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हैं बेटा कि 2024 यानी कि जो अभी अपना 5 मई को पेपर हुआ है उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। आप देख रहे हो, दो दो दो, मतलब दो तो आ ही रहे हैं, दो तो आ ही रहे हैं, यानी कि तुम लगा सकते हो कि 8 मार्क्स का चैप्टर तो है। और बल्कि मैं बोलूंगी कई बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मान के चलो 8 to 12 मार्क्स तुम्हें इस चैप्टर से मिलेंगे। ठीक है, और बहुत बच्चे इस चैप्टर से घबरा जाते हैं जब ये खत्म होने वाला होता है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आपको बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेनी है कि क्या है क्या नहीं है, आराम से इस चैप्टर को समझना है। अगर मैं बोलूं जो आपका सोल्यूशन वाला चैप्टर था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर है। तो 3 क्वेश्चन मान के चलो, एक गैल्वेनिक सेल से बनता है, एक कंडक्टेंस वाले टॉपिक से बनता है, यानी कि आज और जो कल की मैं क्लास लूंगी वहां से एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उसके अलावा एक बनता है आपका फेराडेज लो या कोरोजन बैटरी वाले से बन जाता है, इक्का दुक्का कभी बहुत साल पहले पूछा था। समझ में आ गई सबको? तो यानी कि इस चैप्टर को आपको लाइटली नहीं लेना है, बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में सिलेबस रिड्यूस हो गया है ना? तो अब वो क्या करेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रखेगा, तो इससे क्या होगा, चैप्टर की वेटेज बढ़ जाएगी। तो आपके पास नीट का सिलेबस भी होना चाहिए। चलो बेटा, नहीं ये कैसे आ गया, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको। एक मिनट दे दो बस बेटा, एक्चुअली ना दूसरा पीडीएफ शायद ओपन हो गया है। हाँ हाँ, देखना विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। चलो ओके, तनिष्क आ गया क्या? चलो ठीक है बेटा, ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बात आती है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर की। हालांकि इसमें हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से डील करने वाले हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तुम्हारा कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब इलेक्ट्रोलाइट तुम्हें पता है स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है। ठीक है, उसको हम किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिप कर देंगे। ठीक है, वो हम बेसिकली सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ना बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए, लाइक कंडक्टर क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? जब तुम्हारे दिमाग में कंडक्टर वर्ड आता है, ये फिजिक्स में आप बहुत पढ़ते हो, तो क्या होता है मतलब कंडक्टर? हाँ शिखा। Ma'am, conductors are those substances which allow the movement of electrons through them.
या विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, यस, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो, और इंसुलेटर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, भाई यही बात है ना। चलो तो एक काम करते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, मैं एक एक चीज आप लोगों को यहाँ पे लिखवाऊंगी, ये मत सोचना कि मैम ये तो इंपॉर्टेंट, ये तो नहीं लिखते, जो जो मैं क्लास में लिख रही हूँ वो तुम्हारी नोटबुक में भी होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखो कंडक्टर क्या है मेरा बेटा, लिखो कंडक्टर क्या है, लिखो सब्सटेंस, those substance which allow the electric current और क्लास में बेटा एक्टिव रहना, to pass through them, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल भी तुम लोग बता सकते हो, मेटल हो गया, एलॉय हो गया, है ना, ग्रेफाइट हो गया, ये सारे तुम्हारे कंडक्टर के एग्जाम्पल है। और इंसुलेटर क्या हो जाएगा मेरे बेटा, जो वो सब्सटेंस जो अलाउ नहीं करते, तो लिख लो डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे इंसुलेटर के एग्जाम्पल बताइए बेटा, जल्दी से बताइए बेटा, चैट बॉक्स में मुझे इंसुलेटर के एग्जाम्पल बताओ। रबर, वेरी गुड, और प्लास्टिक और ग्लास रबर, वेरी गुड मेरा बेटा, वुड, ओके, शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब बेटा अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो तुम्हारे दो टाइप के कंडक्टर होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मेटेलिक कंडक्टर वो है जो तुम फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर, हाँ, उसकी दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, तो उसको प्योर कंडक्टर बोलना ठीक नहीं है, बट ठीक है, लिख देते हैं कई कई बुक्स में वुड भी, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा, मैं कह रही हूँ मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का डिफरेंस तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर मैं सिर्फ यहीं पे डिस्कस करूंगी इसी स्लाइड में, आगे कहीं भी जिक्र नहीं होगा मेटेलिक कंडक्टर का, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर तुम फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, जो अपना मेन फोकस रहने वाला है बेटा वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पे रहने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग ये डिफरेंस लिखेंगे, फिर मैं इस डिफरेंस को समझाती हूँ। जल्दी से लिख लीजिए इसको अपनी नोटबुक में, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जल्दी से लिखना स्टार्ट कीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ, कहीं फिर आपको लगे मैम ने तो बोल दी, हमने तो लिखा ही नहीं, ठीक है। स्टार्ट कर दिया लिखना, हाँ ना में जवाब दो सारे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। हाँ बेटा, वुड को इंसुलेटर वाली कैटेगरी में रखोगे, लेकिन आप लोग, ठीक है, कहीं आप देखोगे तो वुड को इंसुलेटर वाली कैटेगरी में रखा जाता है, फिजिक्स की बात है। देखो बेटा, अगर मैं मेटेलिक कंडक्टर की बात करूं, देखो सिंपल सा फंडा ये, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस वजह से होगी, चार्ज कैरियर्स क्या है उसमें। तो अगर बेटा मैं मेटेलिक कंडक्टर की बात करूं तो इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से क्या होती है मेरा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी करंट होती है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। Why I use this word? आयंस क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो। अब इलेक्ट्रोलाइट कैन बी स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोलाइट कैन बी वीक, तो वो पानी में जाएगा, डिसोसिएट होगा, आयंस में डिसोसिएट होगा, और आयंस की मूवमेंट की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक बात है, यस। सेकेंड चीज आता है नो केमिकल चेंजेस, किसी भी तरीके का केमिकल चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा है। एक बात बताओ, जैसे तुम अपने घर में फिटिंग कराते हो, है ना, वायर वगैरह की फिटिंग कराते हो, ऐसा तो है नहीं कि तुम 10 साल बाद उसको देखोगे तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, नहीं हो रहा है।
ठीक है, कोई केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा, कोई मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि तुम 5 साल पे देख रहे हो तो वो वायर आधी हो गई है ऐसा नहीं है ना, जब तक वो घर रहेगा तुम्हारी वो सब कुछ चीजें रहेंगी। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, डिकम्पोजिशन होता है, मैंने बता दिया, स्ट्रॉन्ग ले रहे हो या वीक ले रहे हो, और मास का भी ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ऑफ मास थोड़ा सा मैं विजुअलाइज कराती हूँ आपको। जैसे आप लेट से कि पानी ले लो, पानी ले लो, आयनाइज्ड अगर आप वाटर लोगे, थोड़ा सा मैं बता, आप सोचना, ये पढ़ रखा है ना कि आप एक बीकर में एक कैथोड लगा रहे हो, एक एनोड लगा रहे हो, बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, ये तो आप लोगों ने इतना बेसिक पढ़ा होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, आपका जो आयंस होते हैं मूव करेंगे, कोई कैथोड की तरफ जाएगा, कोई एनोड की तरफ जाएगा, है ना। अब कैथोड पे डिपोजिशन होगा या लिबरेशन होगा, मतलब बेसिकली मास का ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। यानी कि बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आपके मास का क्या होता है मेरा बेटा, ट्रांसफर होता है। ये इसको मैं पूरा डिटेल में कराऊंगी आज और कल की क्लास में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है रेजिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस मेरा बेटा? रेजिस्टेंस से क्या समझते हो तुम लोग, बताओ। A force किसी भी opposite चीज में रोक of electrons. रुकावट, यस, तनिष्क लेट हो गया बेटा, यस, रुकावट। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को होने से रोक दे, उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दे। करंट मजे से फ्लो होना चाहता है, बट उसके रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल रख दे, जिसकी वजह से करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाता है। दिस इज रेजिस्टेंस। तो अगर मैं बात करूं बेटा मेटेलिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस किस वजह से होता है, ध्यान से सुनना। मेटेलिक कंडक्टर मींस मेटल होगा, हाँ या ना। अब मेटल के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक बात है। ये मान लो मेटल एक एटम तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को दिखता तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मैम यहाँ पे मेटल है तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, वो तो चल रहा है, फ्लो कर रहा है। तो बीच में क्या होगा, एटम्स के साथ क्या करने वाला है, देखो एक बार, देख पा रहे हो, कोलिजन होगा किसके साथ, मेटल एटम के साथ, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जबकि इसमें क्या हो रहा है मेरा बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या होगा, आपके पास क्या, इधर आओ, लेट्स से NaCl है, Na प्लस Cl नेगेटिव। मान लो तुमने सॉल्वेंट क्या लिया, पानी लिया। अब ये Na प्लस पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा, Cl नेगेटिव भी पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो क्या होगा, आयंस की मूवमेंट को रोकेंगे ये, हाँ या ना, बिकॉज ऑफ इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस किसकी वजह से होगा मेरा बेटा, आयंस की कोलिजन की वजह से विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। क्या ये वाली चीज समझ में आई तुम लोगों को? हालांकि इसको मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो सिंपल डिफरेंस है, ये तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स में आता है, मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आ गया तो ये 4 पॉइंट लगा के आ जाना। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और भी लिख सकते हो, टेम्परेचर वाला। ठीक है, कोई मुझे बताएगा मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है या नहीं बढ़ता? ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा। मैम रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है है टेम्परेचर बढ़ने पे। ओके पीयूष, मेरे को बता बेटा कि टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसे क्या खलबली मच जाती है मेटेलिक कंडक्टर्स में कि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है? सोचो। शिवानी आप बताओगी? शिवानी तुमने बोला इंक्रीज, वाई इंक्रीज बेटा? किसी को नहीं मालूम है क्या, बताऊं मैं? चलो ठीक है मैम, जो मॉलिक्यूल होंगे उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इधर देखो, आपने सुना होगा, अब एटम है तो भैया उसमें प्रोटॉन भी होंगे, है ना, जिसको आप कर्नल्स बोलते हो। फिजिक्स में सुना है ये नाम? सुना होगा, बोल दो भाई सुना है मैम फिजिक्स में ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को आप कर्नल्स बोलते हो। तो ध्यान से सुना, जब टेम्परेचर आपका ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी मिलती है मॉलिक्यूल्स को, राइट। तो जो कर्नल्स है ना, इधर देखो मेरी तरफ, ऐसे वाइब्रेट करने लग जाते हैं। अब वाइब्रेट करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे उनको हिंड्रेंस फील होता है, उनको क्राउडिंग फील होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है।
ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। फिजिक्स में तुम बहुत डिटेल में जाके पढ़ते हो, मुझे नहीं पता अभी तक पढ़ा है या नहीं, बट पढ़ते हो। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, कैन एनीवन टेल मी कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा? बताओ, सोचो सोचो, सोच लो, आराम से सोच लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी क्या होता है। तनिष्क, मैम डिक्रीज रेजिस्टेंस कम होगा, डिक्रीज होगा, है ना? यही बोल रहे हो? यस मैम। करेगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा। ओके, देखो पानी में क्या है? आयंस है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट लिया है तुमने, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी। यू नो द वर्ड मोबिलिटी, स्पीड, है ना? केमिस्ट्री में मैं स्पीड को बोल रही हूँ मोबिलिटी। मोबिलिटी बढ़ेगी, आयंस जो है फास्टली, उनका जो मोबिलिटी है, उनका स्पीड बहुत ज्यादा होगा, और अगर स्पीड ज्यादा होगा तो क्या होगा? उसमें रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है, ना कि ज्यादा होती है। बट मेटेलिक कंडक्टर में उल्टा होता है। तो अपने को क्या पढ़ना है? ये तो नहीं पढ़ने का, बस मैं अभी इसका जिक्र कर रही हूँ, पूरे चैप्टर में और कहीं मैं इसका जिक्र नहीं करूंगी, बिकॉज आवर मेन फोकस विल बी ऑन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, कि किस तरीके से कंडक्टेंस आती है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। क्या मेरे को आगे चलना चाहिए? जल्दी से बताओ। यस मैम, आगे चलो। ठीक है, चलो। अच्छा, आगे चलते हैं मेरे बेटा। ये एक हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, फैक्टर्स अफेक्ट, और इसको बहुत आराम से समझेंगे क्योंकि इसमें से एक नीट का क्वेश्चन बना है थोड़े टाइम पहले। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, हालांकि अभी मैं कंडक्टेंस को डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ सिर्फ 5 मिनट बाद। रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। कंडक्टेंस मतलब होता है इजिली करंट फ्लो कर जाए। कंडक्टेंस का मतलब होता है ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। चलो, अब हम वो देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टेंस को इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला मेरा बेटा तुम्हारा फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के हैं बेटा? कितने टाइप के पढ़ते हो? 2 types. 2 टाइप। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना? कहाँ पढ़ते थे? कहाँ पढ़ाया था मैंने ये तुम्हें? इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ाया था, याद है? यस मैम। जिन्होंने मेरे से पढ़ा है उनको याद होगा। अब सोचोगे मैम हम तो पूरी तरह फंस गए, अगर हमें नहीं आता होगा आप हमें डांट लगाओगे कि मैम ये तो आपको मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली हम क्या बोलते थे? जो कि हाईली डिकम्पोजेबल, और मतलब ऑलमोस्ट 100% आयनाइज हो जाता है। तो लिखो एक बार, हाईली डिकम्पोजेबल, हाईली डिकम्पोजेबल इनटू इट्स आयन, या सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नियरली 100% डिसोसिएशन, नियरली 100% डिसोसिएशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बताओ मेरे को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, जल्दी से एग्जाम्पल बताइए। KCl, NaCl। NaCl, KCl, वेरी गुड। NaOH, HCl, है ना? जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो इसकी कैटेगरी में ही आ जाएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? डिकम्पोजेबल टू ए लेसर एक्सटेंट, यस और नो? अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड आपको पता ही है पूरा डिसोसिएट नहीं होता है बेटा। अगर मान लो मैं इसके 100 मॉलिक्यूल ले रही हूँ, तो मान के चलो इसके 10 ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, बाकी 90 जो है अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही रह जाते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट NH4OH ले लो, NH4OH ले लो, वो भी आपका क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस जिसको आप बोलते हो, है ना? फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका वीक बेस है। तो ये बेटा छोटी छोटी बात पता होनी चाहिए, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इधर आओ,
अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मेरा करंट अच्छे से फ्लो होगा या वीक इलेक्ट्रोलाइट में होगा? स्ट्रॉन्ग में होगा या वीक में होगा? स्ट्रॉन्ग में होगा ना, बिकॉज स्ट्रॉन्ग में क्या हो रहा है, 100% ऑलरेडी डिसोसिएशन हो गया है। और वैसे देखो 100 नहीं होता है, ऑलमोस्ट, इसलिए मैं वर्ड यूज करती हूँ हमेशा ऑलमोस्ट, ठीक है, जबकि इसमें नहीं हुआ है। तो जितने मैंने बोला ना, जितने ज्यादा आयंस होंगे, ठीक है, उतने ज्यादा क्या होंगे, वो घूमेंगे, उतनी ज्यादा मोबिलिटी होने वाली है उनकी। अब जितने ज्यादा आयंस होंगे तो कंडक्टेंस भी मेरा बेटा उतना ज्यादा होगा। तो मैं लिख दूं एक लाइन कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मेरा जो नंबर ऑफ आयंस है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीजेस हो रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं तो मेरा कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देते हैं, कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक बात है क्या? यस मैम। यानी कि मोटा मोटी बात ये है, जब जब मैं आपको बोलूंगी बेटा नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, तब तब तुम मेरे को क्या लगाओगे, बोलोगे मैम कंडक्टेंस बढ़ रही है। क्योंकि कंडक्टेंस क्या है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कितनी आसानी से करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, बस ये है। ठीक है, अच्छा ये क्या, ये लिख लिया मेरे साथ साथ तुम लोगों ने, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड आता है, यस वेरी गुड, सेकंड आता है मेरा बेटा साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयंस, तो इट मींस हमारा जो कंडक्टेंस है वो साइज ऑफ आयन पे भी डिपेंड करता है। कैसे करता है, ध्यान से सुनना। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लिथियम। यहाँ से नीट का एक क्वेश्चन बना हुआ है, पहले समझ लेना फिर बताऊंगी क्या क्वेश्चन था। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पता है ना ये ग्रुप 1 के अल्कली मेटल्स है। अब मुझे इनका साइज बताओ, साइज ऑफ आयन बताओ, किसका सबसे ज्यादा है, बोलो बोलो, किसका सबसे ज्यादा है? सीजियम। लीना ने की रब से फरियाद, है ना, याद आ रहा है? ठीक है बेटा, एक चीज बताओ, एक बंदा है बिल्कुल छोटू सा पतलू सा, और एक बंदा है मोटू सा, किसको चलने में प्रॉब्लम होगी, मोटू को या पतलू को? मोटे वाले को, 30%, ठीक है, वो ऐसे ऐसे चलेगा। और छोटे वाला, अब तुम मुझे सिंपल सा बता दो कि अगर साइज कम होगा कंडक्टेंस ज्यादा होगा या नहीं? यस मैम। यस मैम। क्योंकि अगर आयन का साइज छोटा है तो उसके मोबिलिटी ज्यादा होगी, कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, यस, ठीक है, लेकिन एक ट्विस्ट है ट्विस्ट ये है कि जब भी हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम उसमें इन एक्वस फेज की बात करते हैं। क्योंकि बेटा जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट को डिप किया हुआ है, किसी सॉल्वेंट में डिप किया हुआ है, यस और नो? मान लेते हैं कि वो सॉल्वेंट तुम्हारा पानी है, पानी, योर सॉल्वेंट इज वाटर। होगा क्या बेटा, यहाँ पे एक फैक्टर आएगा हाइड्रेटेड रेडियस का। आई डोंट नो आपने सुना है या नहीं सुना, बट 11th में थोड़ा पढ़ाया जाता है केमिकल बॉन्डिंग में, मैंने तो पढ़ाया था। जिसने नहीं सुना मैं आज दोबारा बता रही हूँ, इधर आओ। एक बात देखो बेटा, लिथियम का, इधर देखो मेरी तरफ, लिथियम का साइज छोटा है, तो कैन आई से कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम मोर द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लिथियम। क्या बोल गया मैंने, लिथियम का साइज छोटा है तो ज्यादा नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे। और बेटा अगर इसको क्या बोलते हैं, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे आयन को तो एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर मेरे पास बेटा लिथियम का ये साइज है तो यहाँ पे क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल इस तरीके से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इस तरीके से क्या होता है बेटा, देखो इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं। तो मैं तुम्हें सिर्फ एक आयन का दिखा रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ बेटा एक्वस फेज में जिसका साइज छोटा होगा उसका हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा होगा। क्या मैं बोल सकती हूँ ये बात? स्मॉलर द साइज ऑफ आयन,
higher the hydration energy, or you can say higher will be the hydrated radii. यानी कि पहले जो लिथियम छोटा था अब वो मोटू सा बन गया है ना, और सीजियम की हाइड्रेटेड रेडियाई कम है। क्या अब तुम ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस बता सकते हो मेरे को किस केस में ज्यादा होगा कंडक्टेंस का ऑर्डर? सीजियम में सबसे ज्यादा होगा या लिथियम में? लिथियम। लिथियम। लिथियम का कैसे होगा? लिथियम का कैसे होगा? कंडक्टेंस पूछ रही हूँ, साइज नहीं पूछ रही मेरा बेटा, साइज नहीं पूछ रही हूँ मैं। सीजियम का होगा। लिथियम का होगा। क्यों? क्योंकि लिथियम तो छोटा है, उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा है, तो उसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। ठीक है जी, देखो इधर, ठीक है, साइज छोटा, हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक बात है। तो यही तुम्हारा क्या था? नीट का क्वेश्चन था। नीट में पूछा था, तुम्हें ऑर्डर दे दिया था, बताओ भाई इसका ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस क्या होता है। हालांकि ये वाला टॉपिक तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में तुम कंडक्टेंस वाला पार्ट नहीं पढ़ते हो, तो इसीलिए इसको यहाँ पढ़ाया जाता है, वहां पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब तुम इसको केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन बोलो या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ट्विस्ट ये है, एक और क्वेश्चन आता है, वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी। पहले ये बताओ, लिख लिया क्या? यस मैम। ठीक है, ओके। हाँ बेटा बोलो। Hello, ma'am. Actually, I'm Komal from the ops team. अच्छा, हाँ जी मैम। मैम एक्चुअली ना बच्चों की अटेंडेंस चाहिए थी मुझे, मैं इनको एक फॉर्म चैट बॉक्स में शेयर कर दूं, दे जस्ट विद इन 1 मिनट वो उसको क्लिक करके अटेंडेंस दे देंगे। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। थैंक यू, सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन अरे बिटवीन। कोई बात। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में सोचा था, मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में शायद सारे बच्चों ने ज्वाइन ना किया हो। जस्ट गिव मी 1 मिनट। श्योर मैम। ठीक है बच्चों, एक बार आप कर दो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, है ना। बच्चों मैंने आपको चैट बॉक्स में एक छोटा सा गूगल फॉर्म भेजा है, हार्डली 10-15 सेकंड लगेंगे उसको फिल करने में, तो प्लीज आप उसको फिल कर दो। मिल गया सबको? मेरी आवाज आ रही है? बच्चे एक बार कंफर्म कर दो मैम को, मिल गया आपको? मिल गया बेटा, चैट बॉक्स में है। यस मैम। प्लीज उसको कर दो, उसमें सिर्फ आपका स्टूडेंट आईडी, नाम, आपका स्ट्रीम और स्टेट पूछा है, हार्डली 15 सेकंड लगेंगे। आप कर दिया? यस थैंक यू मैम। दिशा, थैंक यू दिशा, Yes, ma'am. थैंक यू। अच्छा लिंक सेंड करूं फिर से? ओके, ये लीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। सबने नहीं किया, कैन यू प्लीज डू दैट बेटा, वरना आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। थैंक यू, थैंक यू। एनीवन लेफ्ट? किसी के लिए वेट करना है मुझे? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, मैम हो गया, नहीं नहीं वेट करना है ना? सबका हो गया? जस्ट से यस और नो। नहीं शिखा, आपको नहीं करना। Yes. तो शिखा, मिसबा एंड तनिष्का, आपको नहीं करना। ओके मैम, कर ओके। दिया। कोई बात नहीं, कर दिया तो कोई बात ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू सो मच, नहीं। यू कैन कंटिन्यू, थैंक यू। ओके, ठीक है बच्चों, आ जाओ वापस। तो क्या चल रहा था?
कि अगर हाइड्रेटेड रेडियाई साइज अगर छोटा है तो उसका हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा होगा, तो वो मोटू सा बन जाएगा, और अगर वो मोटू सा बनेगा तो मूव नहीं कर पाएगा आसानी से, तो उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। क्या ये फंडा क्लियर है सबको? ठीक है। एक चीज और बतानी है मेरे को, अभी मैं थोड़ा सा साइड में यहाँ पे स्पेस नहीं था ना, उसमें क्वेश्चन एक ये भी आया हुआ है बच्चे कि आपको बोला गया था एक आपके पास H प्लस है, एक लिथियम प्लस है, एक सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है। ठीक है, आपसे पूछा था कि एक्वस फेज में इसकी कंडक्टेंस क्या होगी। बेसिकली यू हैव टू टेल द ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस इन एक्वस फेज, यानी कि सेम इसमें भी आप हाइड्रेटेड रेडियाई, बेटा मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जहां जहां तुम्हारा सॉल्वेंट आएगा ना, वहां वहां पे हाइड्रेटेड रेडियाई वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और एक मैं क्वेश्चन भी आगे जाके, आज तो नहीं कल आएगा वो क्वेश्चन, कराऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली अब, हाँ जी बोलो बोलो बोलो, कुछ कह रहे थे? तो मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या रहेगा? तुम्हारे अकॉर्डिंग कंडक्टेंस का ऑर्डर मुझे पता है ये रहेगा, H प्लस, देन लिथियम प्लस इन एक्वस फेज बोलूं, एंड सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस, यही है। लेकिन मैं बोल रही हूँ ये आंसर गलत है। मैम क्यों गलत है? आपने ही तो बोला जो सबसे छोटा होगा वो मोटू होगा, उसकी कंडक्टेंस कम होगी। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट था, मैंने बोला था ना, ट्विस्ट ये है बेटा, जो इसका एक्चुअल ऑर्डर होता है, पहले आप गलत वाला ऑर्डर लिखेंगे, उसको काटा लगाएंगे, देन लिखेंगे एक्चुअल ऑर्डर, ताकि जब आप रिवाइज करें तो गलत नहीं सही पढ़ लेंगे कि हाँ ये वाला हमने गलत किया था, सही वाला लिखना है। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है मेरा बेटा? एक्चुअल ऑर्डर होता है इसका H प्लस का सबसे ज्यादा, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का और लिथियम का। मैम ऐसा क्यों? H प्लस को आपने क्यों सबसे आगे रख दिया? बेटा एक एक्सपेरिमेंट होता है, ग्रोथस एक्सपेरिमेंट, हालांकि वो नीट में नहीं है, सिलेबस में नहीं है वो नीट के, ठीक है, होता है। उसमें बेसिकली क्या देखा जाता है कि जो आपका H प्लस और OH नेगेटिव है, इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, कि इसमें आप हाइड्रेटेड रेडियाई वाला फैक्टर कंसिडर नहीं करते हैं। इनका जो मोबिलिटी होता है बाकी सारे आयंस के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, साइज वाला फैक्टर डोमिनेंट कर जाता है, साइज फैक्टर डोमिनेंट कर जाता है। अब मैंने बोला है तो मतलब आपको समझना है, ऐसा नहीं छोड़ दोगे। ठीक है, मैंने बोला है तो आपको ये याद रखना है कि इसमें साइज फैक्टर क्या करता है बेटा, डोमिनेंट करता है। तो H प्लस का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से उसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा है। एंड इन केस में आपको क्या कंसिडर करना है, कंसिडर हाइड्रेटेड रेडियाई। ठीक है मेरा बेटा, ठीक बात है? यस मैम। ठीक है, तो यानी कि ये दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। H प्लस का भाई OH नेगेटिव, उसका भी कंडक्टेंस ज्यादा ही होता है। ठीक है, थर्ड आता है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्या सॉल्वेंट के नेचर पे भी हमारा कंडक्टेंस डिपेंड करता है क्या? आंसर इज यस। बेटा जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी सॉल्वेंट की, उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। क्या ये बात समझ में आई किसी को या नहीं आई? कि मैम पोलैरिटी बढ़ने से कंडक्टेंस कैसे बढ़ेगा? आपको पता है वाटर पोलर सॉल्वेंट है, काफी अच्छा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसको हम क्लियर करते हैं। तो बेसिकली एक बात देखो बेटा, लेट्स से कि तुम्हारे सॉल्यूशन में Na प्लस और Cl नेगेटिव है, तुम्हें पता है इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो दोनों बिल्कुल गहरा वाला प्यार है इन सब में, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, गहरा वाला प्यार है। तो यहाँ पे जब आप इसको पानी में डालते हो तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। तो वाटर क्या काम करता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसका मतलब ये होता है कि वो कितनी ताकत से, कितनी पावर से आयंस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर सकता है, वीक कर सकता है। तो जब वाटर आता है तो वो क्या करता है, इनके अट्रैक्शन को क्या कर देता है, वीक करता है, जिसकी वजह से आयंस की जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। पहले जुड़े हुए थे साथ, वाटर ने आके क्या कर दिया, उनके प्यार मोहब्बत को कम कर दिया। ठीक है, अब वो मजे से घूम रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कंडक्टेंस तो बढ़ेगी। ठीक है, तो यानी कि अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज्यादा है तो उस केस में कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है 2-3 मार्क्स का, कि बताओ भाई फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। हालांकि नीट में भी आता है, बट नीट में ऑब्वियस ही बात है सब्जेक्टिव तो नहीं आएगा। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनने के पूरे पूरे चांसेस है। टेम्परेचर क्या मैंने ऑलरेडी बता दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारा कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। ठीक बात है?
Yes, ma'am. विस्कोसिटी से क्या समझ रहे हो? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी का मीनिंग क्या पता है तुम लोगों को? बताओ। मैम जो लिक्विड फ्रिक्शन लगाते हैं किसी भी चीज पर जो उसमें जारी होती है। गाढ़ापन, यस, गाढ़ापन। हनी है और एक वाटर है, किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है? ओके, तुम लोग उसमें जा रहे हो फिजिक्स में, ठीक है, ठीक, बहुत बहुत। रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड, यस, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी कंडक्टेंस क्या होगा? कम ही होगा ना, Yes, ma'am. क्योंकि अगर तुमने ऐसा सॉल्यूशन ले लिया जो बहुत ज्यादा विस्कस है तो उसमें आयंस का फ्लो नहीं हो पाएगा इतने अच्छे से, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी का। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक फंडा थे, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो ताकि हम फिर रेजिस्टेंस पे चले। मेरा बेटा जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो, अब कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। फर्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ये हालांकि वही फिजिक्स वाला टर्म आ गया, बट यहाँ पे भी आप रेजिस्टेंस पढ़ते हो। तो रेजिस्टेंस क्या है? बेसिकली इट मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन मींस आपको पता है रुकावट, अभी मैंने बताया भी था शायद। ठीक है, अच्छा, फिजिक्स में आप एक डेफिनेशन पढ़ते हो, इट इज द, क्या पढ़ते हो? इट इज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप V से डिनोट करते हो, टू द करंट फ्लोइंग। यही लिखते हो, Yes, ma'am. V is equal to IR, करंट इज इन एम्पियर, V is in वोल्ट। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? क्या होती है? Volt per ampere. या वोल्ट पर एम्पियर, क्या बोलते हो इसको? ओम, ओम, ओम। ठीक है, इस तरीके से उसको डिनोट करते हो, ओम को। ठीक है, पहली चीज। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि जो रेजिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस, लेंथ, लेंथ पे और एरिया। यस, And temperature. रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। ठीक है, कैसे करता है? टेम्परेचर पे भी करता है। कैसे करता है? क्या मैं बोल सकती हूँ अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा? कैसे? देखो, अब बात पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर बढ़ चुके हैं, तो वो मेटेलिक वाली बात भूल जाओ। ठीक है, लेकिन इसको मैं समझा देती हूँ आपको मेटेलिक वाले से। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन, देखो आपको पता है मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं चार्ज कैरियर। तो अगर मान लो लेंथ ज्यादा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन क्या इजिली फ्लो कर पाएंगे? क्या नहीं, ज्यादा कोलिजन होगा उनका मेटल के साथ, तो लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोग, एक तो ये वाली लेन है गली और एक खुला रोड है, यहाँ पे इतने सारे व्हीकल्स हैं और यहाँ पे सेम व्हीकल्स हैं, कहाँ पे आप आसानी से निकल लोगे? बड़ी वाली रोड से, जो Second. खुली वाली रोड। तो वही सिंपल सी बात है, अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम किस में बात करेंगे इनको? हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। तो आपको थोड़ा सा सेटअप ध्यान रखना है उसका, क्या कि मैम हमारे पास क्या होगा, एक बीकर होगा, उसमें हमारी रोड्स डली होंगी, कैथोड और एनोड। ठीक है, और इनको क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा। वैसे तो पूरी रोड ही डिप होती है। एक मिनट रुकना, ये क्या हो गया? हाँ, ठीक है, और जो आपने कनेक्ट किया होता है, मैं बार बार कनेक्ट करके नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, समझ जाना। तो बेसिकली इसमें क्या है बेटा, जो ये इलेक्ट्रोड है इनके बीच का जो लेंथ है उसको मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे? एल बोल रही हूँ। डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ये लेंथ कहलाएगा। एरिया क्या होगा बेटा? ये जो एरिया है वो कहलाएगा ए। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, एल क्या है बेटा? एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, हाँ या ना? Yes, ma'am. जिसको हम सेंटीमीटर या मीटर में देखेंगे। और ए क्या है?
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, एक चीज मुझे आप लोगों को बतानी थी। देखो बेटा, 11th में आपने बहुत डेप्थ में जाके पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम था, तो आपने वो चीजें भी पढ़ ली थी जो आपके काम की नहीं थी, सबको पता है ये बात, है ना। लेकिन अब तुम आ गए 12th में, जून ऑलरेडी आधा लगा के चलो चला गया है, टाइम इतना ज्यादा भी नहीं है, तो यहाँ पे बेटा ऐसी चीजें मत पढ़ने बैठ जाना जो तुम्हारे काम की ना हो। बेशक बच्चा कितना इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ेगा ना तो उसका स्कोर नहीं आएगा, ठीक है। मैं शायद पहले भी बताया मैंने ये। अब क्योंकि आप 12th में आ गए तो ध्यान रखना आपको रेलेवेंट पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ऐसा नहीं कुछ अंट शंट उठा के पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं तुम एचसी वर्मा सोल्व कर रहे हो, है ना, ऐसा मत करना बेटा, कोई फायदा ही नहीं है उसका। बाद में कर लेना, जब नीट के बाद छुट्टियां मिलती हैं तुम्हें 1 महीने की, तब कर लेना अगर नॉलेज बढ़ानी है तो। बट अब इस टाइम पे, स्टेज पे जो रेलेवेंट है बस वही पढ़ना, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड अपने को पढ़ना है क्योंकि अपने को रैंक निकालना है। चलो ठीक है, तो यानी कि मोटा मोटी बेटा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, ठीक है। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो आता है रेजिस्टिविटी, इसको मैं अभी डिटेल में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। लिख लो इसको एक बार, रो क्या रेजिस्टिविटी है, अभी मैं इसको डिटेल में पढ़ा दे रही हूँ। पानी वानी पी लेना भाई साथ में, क्योंकि क्लास तो आप मेरी एक्सटेंड होगी थोड़ी सी हो सकती है, ठीक है। चलो बेटा, ठीक है, इसको मैं जिक्र करूंगी अभी 2 मिनट बाद, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट टर्म है कंडक्टेंस, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। कंडक्टेंस को बेटा जी से दिखाते हैं, कंडक्टेंस को किससे दिखाते हैं, जी से। इट इज डिनोटेड बाय जी, कैपिटल जी। देखो नाम में कितनी इज्जत है ना, नाम में कितनी रिस्पेक्ट है, जी, और इसी की रिस्पेक्ट आपके नीट में भी है, ठीक है। तो बेसिकली कंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, वेदर इट इज मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, विच फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। मेरी लैंग्वेज में बोलो तो कंडक्टेंस इज नथिंग बट द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तुम्हें कोई पेपर में लिखने के लिए नहीं आएगा, इसलिए जो तुम्हें अच्छा लगता है याद करना वो रख कर, कितना इजिली जो होगा करंट का फ्लो होगा, दैट इज कंडक्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या थी मेरा बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टेंस क्या है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो दोनों क्या हो गए, आपस में दुश्मन हो गए ना, तो कंडक्टेंस क्या होगा मेरा बेटा, 1/r। क्या होगा कंडक्टेंस, 1/r, ठीक है। यूनिट क्या होगी मेरा बेटा, ये पहला तुम्हें फॉर्मूला बता दिया मैंने आज की क्लास का पहला, ओम इनवर्स। या वेरी गुड। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स, और इसको और क्या बोलते हो, मो भी बोलते हो ना, मो फिजिक्स में बोलते हो, MHO, बट केमिस्ट्री में काम का नहीं है ये, बट कर लो फिर कहोगे मैम ने बताया नहीं, साइमन, ठीक है। तो ये आपको क्या है, यूनिट्स ऑफ जी याद रखने। यूनिट्स क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ है बेटा यूनिट्स पे भी, तो इसलिए आपको एक एक चीज मालूम होनी चाहिए जो जो मैं बता दे रही हूँ क्लास, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा बेटा मैं दोबारा आ रही हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस एक और फॉर्मूला क्या बता दिया मैंने, R इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है। R रेजिस्टेंस, L इज लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी मैंने रो का जिक्र नहीं किया है, उसको मैं करूंगी, यानी कि अभी तक मैंने 2 फॉर्मूले बताए, एक G इज इक्वल टू 1/r और एक R इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है जी, हाँ या ना। आगे चलें, Yes, Yes, ma'am. चलो ओके आगे चलते हैं। थर्ड है बेटा, हेडिंग डालिए सारे के सारे बच्चे, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, रो से, इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं और रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखेंगे सारे बच्चे। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड, यहाँ ऊपर देख लो मिसिंग है थोड़ा सा, प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स
having 1 centimeter length and having a cross sectional area of 1 centimeter square. यानी कि कहने का क्या मतलब है, हमें पता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए. अगर बेटा तुम इलेक्ट्रोड की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड को ही लेंथ बोल रहे थे, अगर तुम वो लेंथ फिक्स कर दो कि 1 सेंटीमीटर है, मतलब जो तुमने इलेक्ट्रोड को डाला हुआ है दैट शुड बी फिक्स्ड 1 सेंटीमीटर एंड एरिया जो है इलेक्ट्रोड का दैट शुड बी 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो मैं बोल सकती हूँ जो R है वो रेजिस्टिविटी के बराबर आ जाएगा जब ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. तो यू कैन इजिली डिफाइन द रेजिस्टिविटी. ये स्कूल में कई बार ना टर्म्स पूछ लेते हैं अगर पेपर इजी बनाना हो तो थोड़ा बोर्ड का. तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ इज 1 सेंटीमीटर. लेंथ इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 1 बाय रो क्या होगा? 1 बाय R इंटू एल बाय ए होगा क्या? यस मैम. सोच के देखो. अच्छा, ये क्या था मेरा बेटा? जी. जी, वेरी गुड. जी जी. और ये क्या है? एल बाय ए. और एल बाय ए को मैं यहां से रिप्लेस कर रही हूं, एक नया इसको चेहरा दे रही हूं, दैट इज जी स्टार. जी स्टार क्या है? एक तो ये फॉर्मूला बन गया. जी स्टार क्या है मेरा बेटा? जी स्टार है एल बाय ए दैट इज सेल कांस्टेंट. क्या होता है? सेल कांस्टेंट. मैम ये क्या होता है अभी बताती हूँ. एल क्या है? सेंटीमीटर में, और ये है, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, फिर कहोगे मैम समझ में नहीं आया. सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या होती है मेरा बेटा? सेंटीमीटर इनवर्स. अगर मीटर में ले रहे हो तो मीटर इनवर्स. अब मैम आपने तो ये टर्म बता तो दी, सेल कांस्टेंट होता क्या है? जैसे शिखा है और अंशिका है, क्योंकि मेरे को इन दोनों के नाम दिख रहे हैं. शिखा और अंशिका क्या कर रहे हैं ना, कंडक्टेंस वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में. पहले शिखा गई लैब में एक्सपेरिमेंट करने, तो आपके पास क्या होता है, कुछ इस तरीके से सेटअप होता है जैसे मैंने बताया था कि आपके पास इलेक्ट्रोड है ना, फिर आपने उसका कनेक्शन किया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डला हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो, रीडिंग ले रहे हो कि कितना कंडक्टेंस आ रहा है. ठीक है. अच्छा, एक बात बताओ, जब शिखा एक्सपेरिमेंट करने गई तो रोड का बीच में जो डिस्टेंस था वो कुछ फिक्स होगा, लेट से एल होगा, कुछ भी होगा, और एरिया ए होगा. अब सेम एपरेटस पे एक्सपेरिमेंट करने गई अंशिका. अंशिका करने गई, अंशिका का मन किया, उसने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को छोड़ ले लिया, है ना, उसने कोई और रेजिस्टेंस सेट कर ली, जैसा भी उसका मन करे. क्या उसमें लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया क्या? होगा क्या जहां पे अंशिका करने गई एक्सपेरिमेंट? नो, है ना, नो. यानी कि क्या मैं एक लाइन बोल सकती हूँ, फॉर अ गिवन सेल, सेल कांस्टेंट इज कांस्टेंट, बोल सकती हूँ. फॉर अ गिवन सेल एल बाय ए इज कांस्टेंट. कैन आई से दिस? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी बेटा मैंने, लग बहुत आसान सी रही, अभी तुम्हें क्वेश्चन में अप्लाई करवाऊंगी. नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब असर्शन रीजन में सवाल आएगा तुम्हारे नीट में. फॉर अ गिवन सेल एल बाय ए इज कांस्टेंट. क्या तुम्हें फील आ गई कि मैम हाउ एल बाय ए इज कांस्टेंट? मतलब सेम एपरेटस पे 4 जने जाके काम कर रहे हो, पहले शिखा जा रही है, फिर तनिष जा रहा है, फिर मिसबा जा रही है, फिर अंशिका जा रही है. वो रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, उनका कंडक्टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन एल बाय ए क्या होगा बेटा? कांस्टेंट है. एल बाय ए कांस्टेंट है. ठीक है जी, आगे चलूं? चलो. हाँ, एक और चीज, रेजिस्टिविटी की यूनिट तो बताओ मेरे को. यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ. यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी कितनी आ रही है? ओम मीटर इनवर्स. ओम मीटर या ओम मीटर इनवर्स? ओम इनवर्स मीटर. ओम इनवर्स मीटर. ओम इनवर्स मीटर. इधर आओ, यहाँ लिख देती हूँ. ओके, रेजिस्टिविटी क्या होगा? रो आर ए बाई एल. अब मुझे बताओ, आर ओम में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर में.
कैसे बोल रहे हो तुम ओम इनवर्स? ओम सेंटीमीटर होगा ना बेटा। तुमने ये इससे तो नहीं निकाल दी, कहीं पता चला तुमने रिवर्स कर दिया उसका रेसिप्रोकल। हाँ, इससे निकाल दी। रेजिस्टिविटी की निकालनी है, 1 बाय रेजिस्टिविटी की नहीं निकालनी। ठीक है, तो यूनिट क्या होगी मेरा बेटा? ओम सेंटीमीटर। अभी तक किसकी यूनिट कर ली अपन ने? रेजिस्टेंस की कर ली, कंडक्टेंस की कर ली, रेजिस्टिविटी कंडक्टेंस की और एल बाय ए सेल कांस्टेंट की कर ली, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। ठीक है जी, चलो इतनी बात हो गई होगी क्लियर। नेक्स्ट है हेडिंग डालो। फोर्थ तुम्हारे पास एक टर्म आती है जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कुछ भी बोल दो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दो या कंडक्टिविटी बोल दो, जिसको हम काप्पा से दिखाते हैं। काप्पा के लिख के उसको नीचे से कर्व कर दो, देखो ऐसे ऐसे। ठीक है दिशा, ठीक है बेटा? दिशा, दिशा राजपूत दोनों है यहाँ पे क्लास में। ठीक है, बोलना है क्लास में, है ना? अपने को एक्टिव रहना है। ओके, तो ये क्या होता है? कंडक्टिव स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल बस। ठीक है, जैसे कंडक्टेंस क्या था? G1/R था, वैसे ही कापा क्या है? 1 बाय रेजिस्टिविटी। कापा क्या है? 1 बाय रेजिस्टिविटी। यूनिट्स क्या हो जाएंगी कापा की? कप्पा 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 लिख देती हूँ मैं, कप्पा। कई बच्चे कप्पा बुलाते हैं, मैं कप्पा बुलाती हूँ। हाँ, क्या हो जाएगी तनिष्क? ओम इनवर्स सेंटीमीटर। ओम इनवर्स ओम सेंटीमीटर सेंटीमीटर इनवर्स। इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना? सेंटीमीटर। क्योंकि ये क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है ओम सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या तुम बोल दो इसको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या तुम बोल दो इसको साइमन मीटर इनवर्स। बड़े ही काम की यूनिट है। कई बार वो क्वेश्चन में आपको क्लैरिटी नहीं देता है कि आपको कंडक्टिविटी गिवन है, तो आप कैसे पता लगा सकते हो? यूनिट से। अगर यूनिट कुछ है इनमें से तो आप पता लगा लो कि वैल्यू किसकी दी हुई है बेटा? कंडक्टिविटी की दी हुई है। तो कई बार वो यूनिट से आपको पता लगाना पड़ता है कि कप्पा की वैल्यू। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, रेजिस्टिविटी आपके किसके बराबर थी? यहाँ पे देखो, रो क्या था? G/G था। तो यानी कि काप्पा का एक और फॉर्मूला आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, G/G। G को आप 1/R भी लिख सकते हो और इसको आप L/A ओपन करके भी लिख सकते हो। और तुम्हें अगर सेल कांस्टेंट निकालना हो तो क्या कर दोगे? काप्पा को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर। तो ये कुछ मोटा मोटे फॉर्मूले हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। स्टार लगा दे रही हूँ बेटा जो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला है। तो यानी कि अभी तक मैंने तुम्हें 4 इंपॉर्टेंट बता दी, 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है जी, चलो। ओके, सो यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कापा की मैंने यूनिट ऑलरेडी आपको बता दी है। अच्छा, एक बात बताओ, कापा को डिफाइन कैसे करोगे मेरा बेटा? कापा को डिफाइन कैसे करेंगे आप लोग? सोच के बताओ, बोलो। G* के टर्म्स में करना है। हाँ करो। और वो वन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 मीटर लेंथ होनी चाहिए और उसका हैविंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो अगर तुम बोल रहे हो कि इलेक्ट्रोड की लेंथ आपने 1 सेंटीमीटर कर दी एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ वॉल्यूम 1 ml हो गया, क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो मैं बोल सकती हूँ कंडक्टेंस इज सॉरी कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या मैं ये लाइन बोल सकती हूँ? ये तो हो गया सिर्फ रट्टा मारने वाला। जनरली मैं इसको बोलती हूँ कि रट्टा मारना, कोई फील नहीं है इसमें। अब मैं तुम्हें फील दिलवाती हूँ कि ये होता क्या है। आओ देखो, मैंने इसका लेंथ
1 सेंटीमीटर कंसिडर कर लिया और एरिया मैंने ले लिया इसका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखो ये क्यूब सा दिखेगा तुम लोगों को ना, थोड़ा सा देखना एक बार, दिख रहा है? यस यस मैम। ये क्यूब सा बनता हुआ दिख रहा होगा। तो यानी कि बेटा अब इस क्यूब के अंदर जो भी तुमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाला हुआ है और जो उसमें आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस आ रही है वही तुम्हारा क्या होगा, काप्पा। फिर से बोलूं, जो इसमें 1 ml जो सॉल्यूशन है इसमें आयंस होंगे, आयंस की वजह से कंडक्टेंस होगा, तो इन आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस होगा 1 ml सॉल्यूशन में वही तुम्हारा क्या होगा, काप्पा होगा। कंडक्टिविटी। यस, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। बस क्यों बता रही हूँ ये, क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बेटा 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्चुअल भी बनता है और उसमें न्यूमेरिकल भी बनता है, तो अपने को दोनों क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है 2025 में। ठीक है, जल्दी से गिव मी थम्स अप ताकि मैं आगे चलूं। अगर जिसने मेरे को थम्स अप दे दिया है तो प्लीज ये क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए, इसको चेंज कर लेना बस यहाँ पे 0.146। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। अपनी क्लास कब शुरू हुई है? 8 बजे ना, अभी आधा घंटा हो रहा है। क्वेश्चन को रीड करो सारे बच्चे, मिसबा, खुशी, पीयूष रीड करो, मुस्कान, दिशा, दिशा का मतलब दोनों दिशा, आयुष, शगुन, सोनाली, प्रियांशी, करो बच्चे। सना, हुदा के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, मिसबा है ना? हम 219 into 10 to the power minus 5. कितना आ रहा है? 219 into 10 to the power minus 5. अच्छा ठीक है, बाकी एक बार स्टूडेंट्स निकालो, आंसर मैच कर लेंगे अपन। किसी का नहीं आया? आपको क्या बोला हुआ? अप्रोच शिखा, अप्रोच बताओगी बेटा मेरे को कैसे करना है? अप्रोच बता दो, हो सकता आंसर ना आया हो अभी तुम लोगों का। हाँ शिखा। मैम 1 by conductivity equals to G into G नो G स्टार वाला फॉर्मूला वाला। 1 बाय कंडक्टिविटी या ये वाला? Conductivity is equal to G star upon आप इसको resistance. हाँ ऐसे बोलो, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। मतलब सपने में भी कोई पूछे ना, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूले अपने आप निकल जाते हैं। कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। ओके, तो अपने को क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है। कितना जो गिवन है पहले लिख लीजिए बेटा। सेल कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है क्या? निकालना है। और आपको क्या दिया हुआ है? कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू दी हुई है 0.146 इंटू 10⁻³ sin 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो बस निकाल लो। जी स्टार निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? काप्पा इंटू रेजिस्टेंस, क्योंकि जी 1/r होता है बेटा। ठीक है, तो काप्पा की वैल्यू पुट करो। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम लोगों का? 1500 ओम, या आप साइमन इनवर्स भी बोल सकते हो। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन से पर साइमन कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैम 0.219 सेंटीमीटर। रुको मैं खुद ही कर रही हूँ कैलकुलेट, मेरे को भाई तुम लोगों के एक तो कैलकुलेशन में भरोसा नहीं है, इतने सालों से अलग अलग आंसर आता है।
तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 219 इंटू 10⁻⁻³ यानी कि 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स मेरा आंसर आ रहा है इफ आई एम टेकिंग दिस वैल्यू ऑफ कापा, दैट इज 0.146 इंटू 10⁻⁻³ अब तुम देख लो तुमने कहाँ गड़बड़ की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म है, ये कितनी हो गई थी अपने बच्चे, फोर्थ टर्म थी ना, फिफ्थ टर्म है मोलर कंडक्टिविटी। कौन सी मेरा बेटा, मोलर कंडक्टिविटी। मैम ये क्या होता है, आओ समझते हैं। पहले इसको देखो क्या लिखा हुआ है, conductivity of all ions produced by ionization of 1 mole of electrolyte when present in VML of solution। सिंपल सी बात है, तुम जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, लेट से वो तुम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, 1 मोल, ठीक है, कोई भी वॉल्यूम है, लेट से VML है, हमें नहीं पता 1 ml है 2 ml है, तो आपको पता है बेटा जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट होगा, आयंस में टूटेगा, है ना, आयंस में डिसोसिएट होगा। तो जितने भी आयंस में वो डिसोसिएट होगा, जितने भी आयंस में डिसोसिएट होगा उसकी कंडक्टिविटी, उसके जो उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी बेटा, मोलर कंडक्टिविटी। जितने भी आयंस की वजह से कंडक्टेंस आएगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। मोलर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, बस सिंपल सी डेफिनेशन है। अब तुम्हें मैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी, इसको मैं डिराइव कराऊंगी क्योंकि इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा नहीं मरवाऊंगी मैं तुम्हें क्योंकि रट्टा तो बुक में भी बहुत ज्यादा लगवा रखा है। तो इसको थोड़ा समझते हैं मेरा बेटा, इसको हम लैम्डा m से डिनोट करते हैं, उल्टा ऐसा करके। होता क्या बेटा, ये मैं ये लिख सकती हूँ बेटा, ध्यान से सुनना, कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम, मतलब जो आप कापा किसके लिए होता है, 1 ml के लिए होता है ना, तो 1 ml सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी आई है, कितना है आयंस की वजह से कंडक्टिविटी इनटू टोटल वॉल्यूम से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी बेटा, यही तो बोल रही हूँ। कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन VML ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है मेरा बेटा, कंडक्टिविटी क्या थी, कापा, अब मुझे ये बताओ बेटा कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी सुनिए, मोलैरिटी, हाँ, Yes, ma'am. कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मैं क्या इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकती हूँ क्या, मतलब जो मेरा एक्सप्रेशन आ रहा है इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख सकती हूँ ना, 1/v लिख सकती हूँ मैं डिवाइड में, v ऊपर चला जाएगा वापस से ये बन जाएगा। यस मैम। n मेरा, n मैं क्या ले रही हूँ, कितना ले रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ले रही हूँ। तो क्या मैं बोल सकती हूँ बेटा, ये मेरा जो एक्सप्रेशन है वो ये बन गया कापा बाय सी, या मैं इसको लिखूं कापा बाय मोलैरिटी कैपिटल M, यस और नो, बोलो। जब नंबर ऑफ मोल्स आपका 1 हो गया है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1/v होगी, और यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म क्या है, मोलैरिटी है, यस। लेकिन बेटा अगर तुम्हें मैं थोड़ा सा बुक्स की लैंग्वेज को दिखाऊं तो आपका बुक में जो फॉर्मूला है वो ये है, कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, यही पढ़ते हो क्या, क्या हुआ प्रियंका मैम, आपने लास्ट स्टेप कैसे किया, लास्ट स्टेप बेटा कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स तो मैंने 1 ही ले लिया, तो C क्या आ जाएगा 1/v, तो 1/v को रिप्लेस करके मैंने C लिख दिया। अब C क्या है यहाँ पे, मोलैरिटी है, ठीक है। क्या बुक्स में तुम ऐसे ही पढ़ते हो क्या, जिसने ये चैप्टर पढ़ लिया है अपने आप से, वो ऐसे क्यों लिखा जाता है बेटा, वो ऐसे क्यों लिखा जाता है, अभी मैं बताती हूँ बेटा। अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट की बात करूं तो ये होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, जबकि जो मोलैरिटी की यूनिट होती है बेटा वो होती है कैपिटल M में मोल पर लीटर,
और जबकि कापा की होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मुझे तो लीटर चाहिए ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात, कि इसकी यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर में, बट मुझे तो यूनिट चाहिए ही नहीं बेटा लीटर वाली। तो मुझे लीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जल्दी से बोलो, सेंटीमीटर में। तो हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, जिसको नहीं 1000 पता मिलीलीटर। उसकी बात है, पता होना चाहिए। और 1 मिलीलीटर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, 1 यानी कि सेंटीमीटर 1 क्यूब। लीटर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर। तो अब बेटा देखो, जो कापा की यूनिट थी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मोलैरिटी मोल पर लीटर थी, और लीटर को मैंने क्या लिख दिया 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब का इनवर्स, यस और नो। तो ये क्या बन गया, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल सेंटीमीटर -3, और ये बन जाएगा 10⁻⁻3, जो कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यस और नो। क्या तुम्हारी यही यस यूनिट आ मैम। गई, क्या तुम्हारी यही यूनिट आ गई, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर यस मोल मैम। आ गई। तभी तुम्हारी बुक्स में क्या किया जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि बेटा जब तुम उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो कापा को, तो उस केस में तुम्हारी मोलैरिटी मोल पर लीटर ना रह के मोल पर सेंटीमीटर क्यूब बन जाती है, समझे। इसीलिए बुक्स में क्या है 1000 से मल्टीप्लाई पहले ऑटोमेटिक करके रखते हैं, ठीक है। तो ये तो तुम्हें समझाने के लिए था, है ना, कोई पूछेगा नहीं तुमसे एग्जाम में, तो मैं जो डायरेक्ट तुम्हारी बुक्स में लिखा हुआ है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे चिपका दे, ठीक है। ये फॉर्मूला कब है, जब मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में है। लेकिन अगर मेरा बेटा तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में होगी, तो उस केस में क्या होगा फॉर्मूला, उस केस में कापा डिवाइडेड बाय 1000 इंटू मोलारिटी होगी, करके देखना तुम। अब तुम्हें लीटर को किसमें चेंज करना है, मीटर क्यूब में, और 1 लीटर होता है 10⁻⁻ मीटर क्यूब। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है इससे स्लो तो मैं नहीं चल सकती हूँ, ठीक है। तो आई होप कि सबको मेरा पेस सही लग रहा हो, क्योंकि फिर अगर इससे धीरे धीरे चलूंगी तो सिलेबस नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है। तो जब तुम लीटर को मीटर में चेंज करोगे तो तुम्हारा 1000 नीचे आएगा, ना कि ऊपर आएगा। क्या ये वाली चीज क्लियर हो गई मेरे बेटा, यस मैम। पक्का फील आ गई कि क्यों बुक्स में 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, आधी से ज्यादा जनता को पता नहीं होगी ये चीज, ठीक है, बट हमें पता है, इसलिए हम उनसे आगे निकल गए थोड़ा। ओके, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट टर्म है तुम्हारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लिखो सारे मेरा बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एक बात बताओ, मोलर कंडक्टिविटी में आप क्या लेते हो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेते हो। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या लोगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लोगे, है ना। अब आपका मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता था, इसको आप दिखाते थे लैम्डा एम, यहाँ पे दिखाओगे लैम्डा इक्विवेलेंट। अब ये क्या हो जाएगा, कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी आ जाएगी बेटा। जब आपका लैम्डा किसमें होगा इक्विवेलेंट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, क्योंकि मेरा बेटा तुम सबको पता है नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यस और नो है। और क्या होना पता होना चाहिए, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं बेटा, सिखाया था मैंने कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा सोल्ट होएगा इसमें, तो ज्यादा झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। सोल्ट में मैंने क्या बताया था तुम्हें, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लो या टोटल नेगेटिव चार्ज काउंट कर लो। जैसे कि एग्जांपल AlCl3, यहाँ पे Al+3 में है और 3 Cl नेगेटिव है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 3 का, तो एन फैक्टर 3 हो जाएगा। ऐसे ही BaSO4 में देखो, बेरियम सल्फेट में बेरियम 2+ प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव। बेटा ये वो चीजें हैं जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इसको नहीं बता रही डिटेल में, ठीक है। तो एन फैक्टर इसमें हो जाएगा 2। ऐसी एल्यूमिनियम सल्फेट में कौन मुझे बताएगा एन फैक्टर क्या होगा, तनिष्क नहीं बताएगा, और बताओ कोई। एल्यूमिनियम सल्फेट में, एल्यूमिनियम सल्फेट में एन फैक्टर मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ तुम लोग।
यहाँ पे 22 स्टूडेंट्स बैठे हैं। बेटा आज तुम लोगों की पहली क्लास है, मंजिल बहुत दूर नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा और अपने आप को कस लो। अगर अपने आप को आप ये समझा देते हो कि भैया बहुत मेहनत करवाएगी खुशबू मैम, तो ही आप क्लास अटेंड करो, क्योंकि बहुत मेहनत कराने वाली हूँ मैं आप लोगों से। ठीक है, अगर उस चीज का दम रखते हो तो करो क्लास अटेंड। क्योंकि इस बार पता है तुम्हें नीट में कट ऑफ क्या गई है, वैसे तो स्कैम हो गया है बहुत बड़ा, बट 650 प्लस जो जनरल कैटेगरी के यहाँ बच्चे बैठे हैं, यू हैव टू स्कोर 650 प्लस। तो ये बात अपने दिमाग में रखना। बताओ भाई, तनिष्क क्यों कह रहा है 3? सारे गलत बोल रहे हो, दोनों के दोनों गलत बोल रहे हो। तनिष्क टोटल पॉजिटिव चार्ज देखियो बेटा। आयुष बिल्कुल गलत बेटा। अंशिका यस 6। चार्ज देखना है एक बार, 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3 Yes, सल्फेट sir. 2 हाँ। नेगेटिव। मैम बोले बैलेंस मिलेंगे। ठीक है, एन फैक्टर 6 होगा, मतलब तुम्हें अब एन फैक्टर भी सीखना पड़ेगा। कहाँ से सीखोगे? रिडॉक्स वाले चैप्टर में जाओ, वहां पे एन फैक्टर निकालना सिखाया हुआ है, तो सीख के आना। तभी कहा था 11th भाई कर लो कर लो, तब तो किए नहीं। चलो आ जाओ इधर। ठीक है, अगर बेटा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट में होगा तो उसका फॉर्मूला समझ गए, कापा डिवाइडेड बाय 1000 इनटू नॉर्मेलिटी हो जाएगा। ठीक है जी, मैं फिर से सिखाऊं एन फैक्टर, एक बार देख लो, एक बार देख लो। वैसे तो एक पूरी क्लास जाती है एन फैक्टर में, बट इसके लिए जितना जरूरी है मैं बता देती हूँ एक बार। देखो बेटा, एल्यूमिनियम सल्फेट को जब तुम डिसोसिएट करते हो तो कैसे करते हो? 2 एल्यूमिनियम के आयंस होते हैं, ठीक है, और प्लस 3 सल्फेट आयन। आपको चार्ज बैलेंस करके रखना होता है, जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव भी होना चाहिए, राइट। एक एल्यूमिनियम पे +3 का चार्ज है, तो 2 एल्यूमिनियम पे कितना होगा? 6 होगा, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा मेरा बेटा? 6 होगा। या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लीजिए या आप टोटल नेगेटिव चार्ज काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट you can easily calculate the n factor by looking the total positive charge और total negative charge। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। 1 2 3 4 4 4 क्वेश्चन है एंड वी हैव टाइम, तो क्वेश्चन के बिना तो क्लास अधूरी रहती है अपनी, है ना। चलो, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। टेक योर टाइम एंड रेज योर हैंड व्हेन यू डन विद योर आंसर। ठीक है, करो। कोई यहाँ पे ऐसा भी स्टूडेंट है जो ट्यूशन जाता है? ट्यूशन बोले तो 2 टाइप की ट्यूशन होती है, एक तो वो जो तुम 12th के लिए जाते हो और एक वो जो कोचिंग जाते हो। कुछ ऐसा है क्या? तो आप मुझे बता सकते हो, चैट बॉक्स में बता देना। या सिर्फ सेल्फ स्टडी और मतलब स्कूल जाते हो और बस क्लासेस अटेंड करते हो, ओनली क्लासेस, वो भी मुझे बता देना चैट। शिवानी, यू डोंट नीड टू गो फॉर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि आगे जाके प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, मैं हमेशा हर बच्चे को यही बोलती हूँ, ट्यूशन बोर्ड के लिए रखवा रखी है तो पैसे पैसे वो कर रहे हो बस तुम, मत, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए ट्यूशन रखवाने की, सब कुछ यहीं पे ही हो रहा है, तुम्हें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स आते हैं तुम्हें मालूम होगा, मैं क्लासेस भी कंडक्ट करती हूँ अलग से, तो कोई जरूरत नहीं है। इस बार भी जो बच्चे थे ग्रेड 12 में, उनके 97 पता नहीं कितने परसेंट ले गए भाई वो, विदाउट ट्यूशन।
और वो सिर्फ बोर्ड्स में ही पढ़े थे, उन्होंने पूरा साल नीट की प्रिपरेशन की थी। तो वो हो जाता है, वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आगे अभी शायद मैनेज हो रहा होगा बिकॉज यू हैव वेकेशन, बट आफ्टर द वेकेशन हो सकता है बेटा। ए ऑप्शन नहीं बेटा, ऑप्शन नहीं है ये, ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू कैलकुलेट इंडिविजुअली द सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तनिष्क जी हो गया बेटा? Yes. ठीक है, एक बार रखो आंसर एंड बाकी बच्चे करने का ट्राई करो। बेटा इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए ना, पूरा पूरा सोल्व मत करो, अप्रोच बता दो। हैंड रेस करो, कौन अप्रोच बताएगा? मेरा थ्योरी पढ़ाने का फिर कोई फायदा ही नहीं है तुम लोगों को। हैंड रेस करो, शिखा, सना, अंशिका, हुडा, शानवी, और कौन है, प्रियांशी। करो बच्चे, हैंड रेस करो। गलत होएगा तो कोई बात नहीं, मैं ठीक करूंगी उसको। शानवी कैसे किया मेरा बेटा? शानवी कैन यू हियर मी? शिखा हो गया क्या? शिखा नो मैम, अभी नहीं हो। कैसे निकालोगी तुम सेल कांस्टेंट? शिखा आ रही हूँ तनिष्क। शिखा सेल कांस्टेंट कैसे निकालोगी? मैम kappa equals to g into g star. पर सेल कांस्टेंट तो जी स्टार इज यही होता है, एल बाय ए होता है। हम एल बाय ए से निकल जाए। एल तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है। ए तो को मीटर स्क्वायर में। लेकिन ध्यान रखना तुम्हारा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है बेटा। क्या बोल रहे हो शानवी? देयर इज अ, ठीक ना, कोई बात नहीं मेरा बेटा। शानवी आप चैट बॉक्स में मेरे को आंसर दे दो इन दैट केस। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर में है, तो यू हैव टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर फर्स्ट, तो इसलिए आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना? आप कापा ये वाले मीटर में फॉर्मूले करें। से आप कैसे निकालते? ये आप फॉर्मूले से निकाल ही नहीं सकते हो, आपके पास कापा तो है ही नहीं। मान लिया आपके पास रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पे 2 अननोन हो गए ना, तो हाउ विल यू फाइंड आउट द एल बाय ए विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला? नहीं निकाल सकते। तनिज कंडक्टेंस कैसे निकाली? हम 1 बाय रेजिस्टेंस 0.025। ये तुम्हारा फॉर्मूला का रिवीजन भी हो रहा है। 1/40, मैं इसको सोल्व नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और कापा कैसे निकाला? जी इंटू जी स्टार। वेरी गुड। जी क्या है? 1/40, जी स्टार क्या है? 0.5, तो ये कितना आ जाएगा? 1/80। इसको सोल्व कर लेना, मेरा काम है आप लोगों को अप्रोच बताना। 1/80 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो यू शुड नो द यूनिट एज वेल एज द फॉर्मूला। ठीक है जी? बट मैम मैंने तो कापा इंटू एल बाय ए ले लिया। कापा इंटू एल बाय ए क्यों लिया? कापा तो निकालना है ना बच्चे। जी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, निकाल लिया आपने, जी स्टार आपके पास ऑलरेडी है और आपको कप्पा निकालना है। ठीक है, देव निकल गया बेटा? देव चलो एक क्वेश्चन करते हैं जेई मेन 2023 का। जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको पता है जेई मेन्स के मैं क्वेश्चन करवाने का शौक रखती हूँ। रीजन बीइंग कि डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होके आते हैं। ठीक है, तो आप मत करना अभी जेई मेंस के खुद से, आपको पहले वही करना है जो क्लास में करवाया जाता है, जो डीपीपी आपको दी जाती है, और एनसीईआरटी पे पहले फोकस रखना है। जो जेई मेंस के क्वेश्चन है वो मैं क्लास में कवर करा दूंगी। ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। 10 मिनट अपने पास करो।
हम 5 into 10⁴ कितना आ रहा है बेटा? मैम ये यहाँ जो 5 पापा इंटू 1000 अपॉन m लगेगा ना? क्या 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 कह रही हो? इसका आंसर है 25 इंटू 10⁴ हो गया। चलो देखो क्या फॉर्मूला लगाया शिवानी? हाँ शिवानी बताएगी। शिवानी -4 नहीं 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 नहीं, फॉर्मूला बता बेटा, फॉर्मूला। कापा इंटू 1000 अपॉन में m। ओके, मोलर कंडक्टिविटी पूछा है, सो मोलर कंडक्टिविटी इज इन सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लगाओगे कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी। क्या आपके पास कापा है क्या? नहीं है, बट हमें पता है कापा क्या होता है, 1 1 बाय by resistivity। एक्टिविटी होता है। तो बस वैल्यू पुट करनी है तुम लोगों को, तो 1 बाय रेजिस्टिविटी हो जाएगी 5 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 बाय मोलारिटी। मेरा बेटा कितना है? 0.8। ट्राई करो कि यूनिट साथ में लेके चलो, मैं हमेशा बोलती हूँ, उससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा आंसर ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है ना? तो केमिस्ट्री में तो 90% क्वेश्चन तो नीट के ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे अगर तुम्हें पता चल गया यूनिट सही है नहीं। इसको सोल्व कर लो, तुम्हारा आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि ये जेई का क्वेश्चन था तो उसमें ये ऑलरेडी दिया हुआ था, तो मतलब बच्चों को 25 पुट करना था। ठीक है बेटा, इजी है। चलो कल मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगी और बहुत सारे दूंगी, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगी एंड 15 से 20 तुम्हें घर के लिए दूंगी, तो बी रेडी। आज तुम्हें कुछ खास होमवर्क नहीं दूंगी, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। दिशा आप बताओगी मुझे अभी इसका? दिशा या दिशा राजपूत, दोनों में से कोई एक। मुस्कान आप भी, तुम तीनों में से कोई एक मुझे बताएगा कि हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्विंग, ओके। नहीं, यू हैव टू टेल मी ओनली अप्रोच बेटा, सिर्फ अप्रोच बता दो। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें नीट में भी देखने को मिलेगा, ये तुम्हें जेई में भी देखने को मिलेगा, ये तुम्हें डीपीपी में भी देखने को मिलेगा, ये अवंती के टेस्ट में भी देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलो। Tanishq and 2 more students raise their hand. Anshika and Dev, very good बेटा। और बताओ, अप्रोच बता दो, आंसर बेशक ना निकालो चलेगा, आंसर तो मेरे को भी नहीं मालूम है इसका क्योंकि मेरे पास है नहीं। अंशिका आप बताओ मेरे को अनम्यूट करके बेटा। मैम ऑप्शन ए। कैसे सोल्व किया अंशिका? मैम पहले कापा की वैल्यू गिवन है तो उससे उसकी हेल्प से लेंथ बाय एरिया निकालना है। वेरी गुड मेरा बेटा। देखो आपको क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेशन दी हुई है, रेजिस्टेंस दी हुई है, ठीक है, कापा की वैल्यू दे रखी है। दिस इज केस फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड केस क्या है मेरा बेटा, तुम्हें रेजिस्टेंस दी हुई है 280 ओम, ठीक है, सेम इलेक्ट्रोलाइट है बट उसका रेजिस्टेंस क्या है 280 ओम है, उसका कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है, तो आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो तुम्हें पता है मोलर कंडक्टिविटी होता है, देखो यहाँ इधर आओ ट्विस्ट है, साइमन मीटर में, अब साइमन मीटर स्क्वायर में, तो इसमें फॉर्मूला लगा। हाँ ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे पास मोलैरिटी है, तो कापा तो है नहीं। अब कापा के लिए हमें क्या चाहिए फिर, कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार होता है, लेकिन हमारे पास सेल कांस्टेंट नहीं है तो वो निकाल के आएंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा जी इंटू जी स्टार यानी कि 1/r इंटू जी स्टार। तो ये कैसे आ जाएगा, कापा इंटू रेजिस्टेंस, दैट इज 1.4 इंटू 50, ये आ जाएगा 70 मीटर इनवर्स। और मैंने कहा था किसी भी सेल के लिए सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से कापा कैसे निकालोगे बेटा सेकंड केस के लिए, जी इंटू जी स्टार यानी कि 1/r इंटू L/A, ठीक है। तो 1/r रेजिस्टेंस कितना है 280,
और ये क्या है 70। ठीक है मेरा बेटा, सोल्व हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 7 फोर्जा पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.25। कापा की वैल्यू पुट करो 0.25, मोलारिटी की वैल्यू पुट करो एंड 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। खुद करके देखना, ये तो मैंने किया है, खुद करके नहीं देखोगे तो नहीं आएगा, फिर आप मुझे बोलोगे मैम ये तो हो ही नहीं रहा। आपको खुद से करके देखना है घर में, अगर आज नहीं हुआ है तो। कितना आंसर आ रहा है तनिष्क? आंसर आ रहा होगा ना कोई तुम लोगों का? अंशिका का तो शायद ए आ रहा है। मैम ए ही आ रहा है। ठीक है, ए आ रहा है तो फिर मैं यही मार्क कर रही हूँ। ठीक है, बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन। बेटा ये होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया है ना, बिल्कुल सेम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशनशिप। बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मैंने क्या बताया तुम्हें, कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी बताया, हाँ या ना? तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कापा इंटू 1000। नॉर्मेलिटी क्या होता है मेरा बेटा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, हाँ या ना? और ये क्या होता है, ये क्या है बताओ मुझे, किसका फॉर्मूला है ये, मोलर कंडक्टिविटी का। तो बस एक तुम्हारे पास रिलेशनशिप आ गया मेरा बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी बाय एन फैक्टर। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला है बेटा। फिजिकल में क्या करें, फॉर्मूले हैं इतने ज्यादा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं याद करवा दूंगी। बस तुम्हें क्या करना है, घर जाके जब भी कोई क्लास होती है आफ्टर द क्लास, फर्स्ट यू हैव टू रिवाइज योर नोट्स। ठीक है, एंड एनसीईआरटी रीडिंग करनी है लाइन बाय लाइन। ठीक है, उसके बाद आपको जो फॉर्मूले क्लास में मैम ने कराए हैं वो उसको एक जगह लिख लेना है, और फिर जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ऐसा नहीं कि आप क्लास में पढ़ के जा रहे हो डायरेक्ट क्वेश्चन लगा रहे हो तो नहीं लगेंगे। पहले आपको उसको पढ़ना है, नोट से रिवाइज करना है, फॉर्मूले लिखने हैं, देन ही क्वेश्चन लगाने हैं। और जो मैं ये बातें बोलती हूँ वो एवं ही नहीं बोलती हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। ठीक है, तो जो मैं बोल रही हूँ प्लीज फॉलो करिए उसको। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। जल्दी से बताओ, पूजा बहुत है बेटा, शिवानी, यस मैम। शानवी, आकाश, मुस्कान, दिशा, सोनाली, खुशी। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ समराइज कौन करेगा लेक्चर? दिशा तुम करोगी क्या? दिशा अनम्यूट करो माइक को। आज मैंने क्या क्या करवाया बताओ मेरे को। शिवानी आप 11th में करते थे ना सारा समराइज, मेरे को याद आ रहा है थोड़ा। हाँ दिशा बोलो बेटा। मैम पहले आपने बताया मेटालिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, हाँ फिर आपने बताया जिस पे कंडक्टेंस डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, जी और आर का क्या रिलेशन था? शिखा मैम जी इज इक्वल टू में 1/r। हाँ, G इज इक्वल टू 1/r, और इसकी यूनिट क्या थी, ओम इनवर्स। सेकंड, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला था? रो बाय एल बाय ए। सेल कांस्टेंट क्या था, L/A। रेजिस्टिविटी क्या था बोलो, 1/r इंटू L/A। और कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। ठीक है, और बताओ मोलर कंडक्टिविटी क्या था, शिखा, शानवी, कोई बताओ, देव। आवाज नहीं आ रही है क्या तुम लोगों को? डेल्टा m इज इक्वल टू k अपॉन m। Kappa, not K. Kappa into 1000 by molarity if your molar conductivity is in Simon centimeter square per mole.
ऐसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। एक और फॉर्मूला बताया था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी बाय एन फैक्टर। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज की क्लास में बताया। और बेटा कल से मेरी क्लास में एक्टिव हो जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर क्लास में 4 बच्चे बोलेंगे कोई फायदा नहीं है फिर बेटा मेरा पढ़ाने का। ठीक है, और आज ऐसा भी नहीं है कि ये पहले वाली क्लास से रिलेटेड है, सब कुछ नया ही है। ठीक है, तो कल रिवाइज करके आएंगे, पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करवा के देखूंगी तभी मैं आगे चलूंगी। ठीक है बेटा? यस मैम।